हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए नए चैप्टर व नए सिलेबस में, नए चैप्टर में। और आज हम एनटीपीसी के लिए फिर से लाए हैं, आरपीएफएसआई ग्रुप डी वगैरह के लिए सब लाए हैं। जानते हैं क्या लाए हैं? ग्रुप डी वगैरह एलपी के लिए जो साइंस का, जो जनरल साइंस का हम जो लेके आते हैं आरजी चैंपियन में, ये फिर से नया आगे शुरू करने वाले हैं। इसके आगे क्वेश्चन आपको लाएंगे और आप इसको देखते रहिए और इसका जवाब दीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या आपका है? रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है, उसके बारे में बताना। रिएक्टर पैमाने में निम्नलिखित में से क्या गलत है? पहला बताइए, इन इसे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर ने और गुटनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। तो ये बिल्कुल सही है, ये बात सही है। ये गलत पूछ रहा है, ये ध्यान रखना, गलत पूछ रहा है, ये बात सही है। दूसरा क्या दिया? यह एक लघु गणकीय पैमाना है, ये भी बात सही है कि लघु गणकीय पैमाना होता है रिएक्टर पैमाना। तीसरा देखिए, इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जाता है, ये भी सही है। तो गलत कौन सा बचा? लास्ट वाला क्वेश्चन ये वाला गलत बचा। ये ऑप्शन नंबर आपका ये वाला डी वाला सही हो जाएगा। रिएक्टर पैमाने में 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ होता है हल्का भूकंप, बिल्कुल गलत है। 8 से 9 की तीव्रता का जो होता है ये हल्का नहीं होता है, ये क्या होता है? हाई होता है, हाई होता है, हाई भूकंप होता है। ठीक है, हल्का नहीं होता, हाई भूकंप की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, इसे जो है हाई भूकंप की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तरल पदार्थ यानी पर लिक्विड को नापने के लिए, उसका घनत्व मापने के लिए। ठीक, तो आर्द्रता मापी, हाइड्रोमापी, हिप्सोमीटर या फाइडोमीटर। तो आप जानते हैं कि जिसमें हाइड्रो लगा होता है ये वाटर वगैरह, आर्द्रता वगैरह के लिए, तरल के लिक्विड के लिए होता है। ठीक, तो हाइड्रोमापी क्या होता है? ये द्रवों का जो है कि घनत्व मापता है। ठीक, और आर्द्रता मापी जो होता है, आर्द्रता मापी की सहायता से क्या मापते हैं? वायुमंडल की आर्द्रता मापते हैं। इसकी सहायता से क्या मापते हैं? वायुमंडल की आर्द्रता मापते हैं। ठीक, अब आगे इसमें देखिए, वायुमंडल जो फाइडोमीटर की सहायता से क्या मापते हैं? फाइडोमीटर की सहायता से समुद्र की गहराई मापते हैं। गहराई, समुद्र की गहराई मापते हैं। ठीक है, और हिप्सोमीटर से क्या मापते हैं? समुद्र तल की ऊंचाई मापते हैं। समुद्र तल की, इससे क्या मापते हैं? समुद्र तल की ऊंचाई मापते हैं। ठीक है, इससे ऊंचाई मापते हैं, इससे वायुमंडल की आर्द्रता मापते हैं, इससे जो है कि गहराई मापते हैं। और आपका हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं? आपका हाइड्रोमीटर से आपका मापते हैं तरल पदार्थ का घनत्व मापते हैं। ठीक है, तरल पदार्थ का क्या मापते हैं? घनत्व मापते हैं। ठीक, ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तुरंत इसके बाद जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए, समझ पा रहे हैं? अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए लेजर का, रडार का, सोनार का और स्कूबा का। तो आप जानते हैं कि पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किसका उपयोग होता है? सोनार का उपयोग होता है। ठीक, इसे क्या बोलते हैं? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग बोलते हैं इसका। साउंड नेविगेशन और रेंजिंग इसका नाम होता है। ठीक है, और लेजर का जो है कि लेजर होता है लाइट एम्पलीफायर बाय द स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन के रूप होता है। इसका उपयोग क्या होता है? शल्य चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। इसका जो है कि जोड़ने और काटने के युद्ध में दुश्मनों को हथियार को नष्ट करने के लिए किया जाता है। धातुओं को जोड़ने तथा काटने के लिए लेजर का उपयोग क्या होता है? धातुओं को जोड़ने तथा काटने के लिए होता है। और रडार का मतलब क्या होता है? रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग का ये होता है। यह क्या करता है? यह जो है कि वायुयान की, नहीं देखते हैं कि भाई रडार बता देता है कि आपका किसी दूसरे देश से अटैक हो रहा है, तो बता देता है कि रडार की कहाँ पे है, कितनी दूरी पे है, क्या है। तो वही रडार का ही काम है। तो क्या करता है? ये दिशा तथा ऊंचाई बताता है, वायुयान की दिशा तथा ऊंचाई बताता है इसकी। ठीक है, ऊंचाई बताता है। और स्कूबा का मतलब क्या होता है? जानते हैं स्कूबा का मतलब? स्कूबा का मतलब होता है, स्कूबा का मतलब क्या होता है? स्कूबा का मतलब होता है, यह जो है कि ये जो गोताखोर होते हैं जो पानी में जाते हैं, उनको सांस लेने के लिए
सांस लेने के लिए किया जाता है, सांस लेने के लिए किया जाता है इनका, ठीक। समझ पा रहे हैं, चार ऑप्शन क्लियर हुए। आगे देखिए, जहाजों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है? क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है? प्रकाश की गहराई, मछलियों की सघनता, पानी की गहराई तथा समुद्री वनस्पति की सहायता। तो क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है, ठीक। तो इसका जो होता है इको लोकेशन को मापने के लिए क्या किया है, यानी इसको जो होता है आपकी पानी की गहराई को मापने के लिए इको लोकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। यह किस सिद्धांत पे कार्य करता है? जो सोनार होता है आपका, उसी के सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, थर्मोमीटर। तो आप जानते हैं कि लैक्टोमीटर का काम क्या होता है? दूध का घनत्व पता करने के लिए होता है। हाइड्रोमीटर का प्रयोग क्या करता है? द्रव्य का, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया भी है, द्रव्य का आपेक्षिक घनत्व के लिए, द्रव का आपेक्षिक घनत्व के लिए। उसके बाद बैरोमीटर का इस्तेमाल किस लिए होता है? वायु मंडली दाब के लिए होता है। आपका बचा थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या होता है? तापमान मापने के लिए होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है ओडोमीटर का। ऑटोमोबाइल में या कहीं भी जो होता है ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक। ये किसके लिए होता है? वाहनों द्वारा चली गई दूरी को मापता है, वाहनों के द्वारा चली गई दूरी को मापता है, ठीक है। अब टैकोमीटर आपका क्या करता है? टैकोमीटर वायुयान की गति मापता है, वायुयान की गति को मेजर करता है। और अब स्पीडोमीटर क्या करता है? वाहनों की गति बताता है। स्पीडोमीटर वाहनों गति बताता है, आडोमीटर जो है वाहनों द्वारा चली गई दूरी को बताता है, टैकोमीटर क्या करता है? वायुयान की गति को बताता है। पैडोमीटर क्या करता है आपका? आप आंसर में इसको कमेंट करके बताएंगे कि पैडोमीटर का इस्तेमाल क्या होता है, पैडोमीटर का इस्तेमाल किसके लिए होता है? कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर देंगे। मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या होता है? मोटर गाड़ी का ओडोमीटर मापता है, मोटर गाड़ी का ओडोमीटर मापता है, क्या मापता है? ओडोमीटर बता रहा है, देखिए दूरी मापता है ना, दूरी मापता है। पिछले क्वेश्चन में क्या है? दूरी मापता है, ठीक। तो अब इसमें जो ज्यादा नहीं वो बात करेंगे इस क्वेश्चन पे। अब देखिए अगला वो उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है, उसका नाम क्या है? वो सीधे सीधे आप फिर वही क्वेश्चन रिपीट कर गया एक हिसाब से देखा जाए तो आप इसका आंसर क्या देंगे? ओडोमीटर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलिए, किसी वोल्ट मीटर का उपयोग, वोल्ट मीटर दिया है, वोल्टेज नहीं दिया, वोल्ट नहीं दिया, वोल्ट मीटर दिया है, ध्यान में रखिएगा। उपयोग मापने के लिए किया जाता है, किसका किया जाता है वोल्ट मीटर का उपयोग मापने के लिए? वायु प्रतिरोध का नहीं किया जाता है, ये भी गलत है। ये चुंबकीय का भी नहीं, धारा का भी नहीं, विभवांतर का किया जाता है, ठीक है। कि निज जो है जैसे नहीं होता है कि दो परिपथों के बीच में जो है कि वोल्टेज का पता लगाने के लिए क्या करते हैं? विभवांतर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी में लगा देते हैं, वोल्ट मीटर लगा देते हैं, ठीक। अब वोल्ट मीटर का आविष्कार अगर पूछे किसने किया है, तो आरिस्टस ने किया है, ठीक। वोल्ट मीटर का अगर आविष्कार आपसे पूछे तो आप बोलेंगे कि ओरेस्टड ने किया, ओरेस्टड ने किया। कब किया है? ओरेस्टड ने वोल्ट मीटर का आविष्कार कब किया? 1819 में किया, 1819 में किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? किसी परिपथ में विद्युत धारा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया गया है, ठीक है। तो आप बताइए इसमें किसका किया गया है? पहला जो है कि तो आप जानते हैं परिपथ में धारा को जो है कि दिशा को दर्शाने के लिए किसका किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का किया जाता है, ये बिल्कुल राइट आंसर है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? धारा को दिशा को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अमीटर देखिए, अमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करने के लिए। किसी परिपथ में जो है कि प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ठीक। अब अगला दिया आपका रियोस्टेट दिया, वो रियोस्टेट किसके लिए होता है? ये प्रतिरोध को कम करने तथा बढ़ाने के लिए। ये किसके लिए होता है? प्रतिरोध को कम करने तथा बढ़ाने के लिए होता है, ठीक। अब बचा वोल्टमीटर।
तो वोल्टमीटर आप जानते हैं वोल्टमीटर किसके लिए होता है? किसी परिपथ में जो है कि दो बिंदुओं, वोल्ट नहीं दिया, वोल्ट मीटर दिया, ध्यान में रखना है। किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात करता है, के बीच का विभवांतर विभवांतर ज्ञात करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? देखिए गैल्वेनोमीटर पूछ दिया आपसे, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बताइए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ठीक, तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है बताना आपको है, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग देखिए किसके लिए किया जाता है। तो आप जो है कि गैल्वेनोमीटर का प्रकाश की दिशा को पता करने के लिए नहीं, गलत है। चुंबकीय प्रेरण की दिशा को पता करने के लिए नहीं, गलत है। ध्वनि की दिशा को मापने के लिए बिल्कुल गलत है, रिएक्टर होता है। ये देखिए धारा की दिशा का पता लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला देखिए, वाहन की गति को जानने में मदद करता है। वाहन की गति को जानने में, गति दूरी नहीं पूछ रहा, अगर दूरी पूछे तो अलग हो जाएगा। ये पूछ रहा है यहाँ पे गति पूछ रहा है। तो स्पीडोमीटर क्या होता है? स्पीडोमीटर क्या होता है? स्पीडोमीटर के वाहन की गति को बताता है। स्पीडोमीटर क्या करता है? वाहन की गति को बताता है। स्पीडोमीटर का प्रयोग करते हैं, वाहन की गति को बताता है। वोल्टमीटर किसके लिए प्रयोग करते हैं? परिपथ में जो है कि दो परिपथ में जैसे दो पॉइंट के बीच की जो है कि विभवांतर को पता करता है। लैक्टोमीटर जो है कि दूध की शुद्धता को मापता है, अपेक्षित घनत्व तो मापता है, गाढ़ापन या उसकी शुद्धता को मापता है, ठीक है। अब बोलोमीटर आप जानते हैं, बोलोमीटर इसके पिछले वाले क्लास में आप लोग बता चुके हैं। आप इसका कमेंट में आंसर देंगे, पिछला अगर नहीं आपको आ रहा है तो पिछला लेक्चर हमारा देखिए, उसमें बोलोमीटर के बारे में बताएंगे, बोलोमीटर का इस्तेमाल क्या होता है। आगे देखिए, इकोलोकेशन का प्रकार है। इकोलोकेशन किस टाइप का प्रकार है? कंपन का, आवृत्ति का, रडार का, सोनार का। बताइए किस तरह का है? तो ये इकोलोकेशन क्या होता है? सोनार का एक प्रकार है, ठीक है। इकोलोकेशन सोनार का प्रकार, इसमें डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाया जाता है। इकोलोकेशन से क्या क्या जाता है? डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाया जाता है, डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाया जाता है। और इसमें पराश्रव्य तरंगे प्रयोग की जाती है। इसमें कौन सी तरंगे डाली जाती हैं इस लोकेशन में? पराश्रव्य पराश्रव्य तरंग का प्रयोग किया जाता है, पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इस सोनार का जो है, इस सोनार का जो है कि विस्तृत रूप इसमें लगाया जाता है। सोनार जो है, इसे सोनार से पता भी करते हैं, सोनार से। तो सोनार का विस्तृत रूप आपसे पूछे तो आप क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे आप साउंड, अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ दे इसका, साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड के बाद क्या होगा? रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है, ठीक है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है, ठीक। इसका आप जानते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है, ठीक है। समझ में आ गया? तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जब समझ में आ गया तो। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? उस शब्द का चयन कीजिए जो दूसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जो दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। नहीं, अमीटर क्या? विद्युत धारा को कौन मापता है? अमीटर मापता है। तो ओम मीटर से क्या मापता है? ओम मीटर क्या मापता है? ओम मीटर आपका मापता है प्रतिरोध। ओम मीटर किसके लिए होता है? प्रतिरोध के लिए होता है। जिस प्रकार अमीटर जो है विद्युत मापी जो है विद्युत धारा का मापक होता है, उसी तरह जो है कि ओम मीटर जो होता है प्रतिरोध का मात्रक होता मापता है उसको, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हवा की गति को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो हवा की गति को मापने के लिए ओडोमीटर का, हाइग्रोमीटर का, या एनीमोमीटर का, या एमीमीटर का। तो आप बताएंगे कि एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है हवा की गति मापने के लिए, ठीक है। हवा की गति एक डिवाइस होती है जो वायु की गति मापने के लिए, शक्ति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया? आगे क्वेश्चन देखिए, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया तो इसमें डैश डैश में बताइए भरना है, क्या भरेंगे? का प्रयोग करके हवा की शक्ति तथा वेग को मापने के लिए प्रयोग किया। जस्ट अभी इसके पहले ही आपको बताया गया है कि हवा की शक्ति और उसके लिए वेग के लिए क्या लगाया जाता है? एनीमोमीटर लगाया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग को करने के लिए किया जाता है। वायु की गति प्रयोग करने के लिए, वायु गति को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन होती है? लाइव डिटेक्टिव मशीन इसको बोलते हैं। कभी आप न्यूज वगैरह में चाहे कहीं भी आप देखेंगे फिल्म वगैरह में कि लाइव डिटेक्टिव मशीन होती है जिसको झूठ का पता लगाने के लिए प्रयोग की जाती है। तो यह किस किस तरह की मशीन होती है? यह होती है टेलीस्कोप होती है, या फोटोमीटर होती है, टैकोमीटर, या पॉलीग्राफ पे काम करती है। जानते हैं इसमें कभी फिल्म में आपका नाम लेगा देखेंगे, पॉलीग्राफ पे काम करती है, ठीक है। झूठ पकड़ने की मशीन होती है, ये लाइव डिटेक्टर के नाम से इसको जाना जाता है, और यह पॉलीग्राफ के रूप में काम करता है। इसकी खोज कौन किया जानते हैं? इसकी खोज कौन किया था? इसकी अगर आपसे खोज पूछे तो आप बताएंगे कि
अंगस्टस खोज किए थे इसके, जॉन अंगस्टस खोज किए थे, अंगस्टर लार्सन जी ने खोज किया था। कब किया था? 1921 में इसका खोज किया था। ठीक है, यह जो है कि नारकोटिक डिपार्टमेंट को दिए थे उस समय, और उसमें जांच करने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट वगैरह कराया जाता था। जॉन, इसका नाम क्या है? जॉन आगस्टस लार्सन ने जो 1921 के आसपास किया था। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अगला क्वेश्चन देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वही क्वेश्चन, लाइव डिटेक्टर को उपकरण के रूप में जाना जाता है, किसको, किस उपकरण के रूप में जाना जाता है? सिस्मोग्राफ, बैरोग्राफ, पोलरीमीटर, पॉलीग्राफ। तो अब पॉलीग्राफ, जब इसका आंसर जान ही रहे हैं तो इसमें बहुत सोचने वाली बात नहीं है, पॉलीग्राफ के साथ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? भट्टियों में उच्च ताप, देख रहे हैं, उच्च ताप भट्टियों में जैसे उच्च ताप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया? बोलोमीटर, पायरोमीटर, ए मीटर, तब फ्लक्स मीटर। तो आप जानते हैं कि इसका उपयोग किया जाता है, पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, पायरोमीटर का उपयोग क्या किया जाता है? ऊंचे ताप को मापने वाला यंत्र है। ठीक है, जो है कि पायरोमापी का उपयोग किया जाता है। ठीक, अगर इसे जो तापमान या कम है, नॉर्मल है, तो उसे तापमापी का प्रयोग किया जाता है। ताप मापने के लिए तापमापी का, अगर हाई टेम्परेचर है तो उसे पायरोमीटर से नापा जाता है। ठीक है, पायरोमीटर से मापा जाता है। समझ पा रहे हैं? अगला क्वेश्चन आप इसके बाद देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका, अब आप फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप फिजिकल क्वांटिटी के बारे में देखेंगे, और यह फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आप पढ़ेंगे इसके बाद। समझ रहे हैं? अगला क्वेश्चन आपका फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? अदिश पूछ रहा है, सदिश और अदिश राशि दो प्रकार की होती है, सदिश होती है, एक अदिश होती है। सदिश राशि का मतलब जिसमें वेक्टर और स्केलर, मतलब जिसमें जो है कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत होती है, उसको स्केलर बोलते हैं। अदिश राशि में केवल डायरेक्शन या किसी एक का होना जरूरी है, दोनों का नहीं। ठीक है, तो आप बताना आपको अदिश राशि इसमें से कौन है? तो अदिश राशि इसमें संवेग है, बल है, वेग है। तो आप बताएंगे द्रव्यमान है इसमें, जिसमें वो आ जाता है लगभग, वो सब सदिश राशि है। अगर याद करने का एक ट्रिक बता रहे हैं, जिसमें वो आ जाए, वो बल बल, वेग वेग, संवेग, वेग वेग, वो, तो ये क्या हो जाएंगे? एक तरह के सदिश राशि हो जाएंगे। ठीक है, सदिश राशि हो जाएंगे। ठीक, अगर अदिश राशि के बारे में और जानना है तो जैसे अदिश राशि और भी है, जैसे मान लीजिए द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, दूरी हो गया, समय हो गया, क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, चाल हो गया, आवेश हो गया, ये सब क्या है? एक तरह का अदिश राशि है। अगर आपसे सदिश राशि कोई पूछे तो आप बताएंगे वेग है, त्वरण है, बल है, भार है, संवेग और विस्थापन है। समझ पाए? तो इस क्वेश्चन को आप उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें डैश डैश में भरना है। केवल परिमाण है, दिशा नहीं, तो उसे क्या बोलते हैं? केवल परिमाण है और दिशा नहीं तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे, जिसमें देखिए वो आ गया, इसमें बल आ गया, इसमें आवेग आ गया, तो एक तो बचा यही अदिश राशि, यही बचा। ठीक है, तो इसलिए अदिश राशि कौन हो गया आपका? वही हो गया। समझ पा रहे हैं आप? तो अगला क्वेश्चन आप इसके बाद जो है कि अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, नेक्स्ट इसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला देखिए, इसमें भी केवल परिमाण की आवश्यकता, दिशा की आवश्यकता नहीं है, तो उसे क्या बोलते हैं आप बताइए? इसमें भी देखिए वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया, तो ये कार्य वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे जो है केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है? फिर वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, कार्य होगा। निम्नलिखित इनमें से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है, अदिश है। कुल मिलाकर सदिश नहीं होगा तो क्या होगा? अदिश राशि होगा। सदिश राशि इसमें से नहीं, तो शक्ति है पहला जो ऑप्शन, ये इसका आ जाएगा, सदिश राशि नहीं है, सदिश राशि नहीं है। ठीक है, ये बल हो गया, त्वरण हो गया, विस्थापन हो गया, वो समझ रहे हैं? तो एक तरह का क्या हो गया, ये आपका हो गया सदिश राशि। आपसे पूछ रहा सदिश राशि नहीं है, तो नहीं में शक्ति बचा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, इनमें से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? ये भी सदिश राशि है, ये भी सदिश राशि है, ये भी सदिश राशि है, यही सदिश राशि नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप देखिए, ये सदिश राशि नहीं है। अगला क्वेश्चन इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है वेक्टर वेक्टर मात्रा नहीं है? वेक्टर मात्रा नहीं है, वेक्टर इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेक्टर मात्रा नहीं है? ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? वेक्टर मात्रा नहीं, गति, आवेश, बल, गुरुत्व, विद्युत प्रवाह जो है कि वेक्टर की मात्रा नहीं है। विस्थापन व बल और गति, आवेग वगैरह सब सदी इसमें आ जाए, उसमें आ जाएंगे। ठीक है, अब एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है? कुल मिला के अदिश राशि बताना है इसमें से, तो ये सदिश हो जाएगा, ये सदिश हो जाएगा, ये सदिश हो जाएगा। दाब क्या? अदिश राशि है।
यानी ऑप्शन नंबर इसका कैसे कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है कि ए वाला सही है, दाब अदिश राशि है। बाकी सब जितने हैं सब सदिश राशि हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप, सबसे उचित विकल्प क्यों संवेग में होता है? संवेग में क्या होता है? पी बराबर क्या होता है? एम इंटू वी। मास इंटू क्या होता है? मास और वेलोसिटी होता है। तो परिमाण और दिशा दोनों होना चाहिए इसमें, दोनों होना चाहिए क्योंकि वेलोसिटी में दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, सदिश वेक्टर राशि उदाहरण है, किसका उदाहरण है? सदिश वेक्टर राशि उदाहरण है वजन का, ताप का, लंबाई का, वेग का। तो आप जानते हैं कि वजन का, ताप का, लंबाई का और वेग का, तो आप जानते हैं कि वेग होगा इसमें। ठीक है, इसमें वेग होगा। ठीक, वेग होगा इसमें। ठीक, विस्थापन सदिश राशि है। ठीक, विस्थापन भी इसमें सदिश राशि हो जाएगा। मान लीजिए कि आप जो है कि सदिश राशि की वजह से आप इसमें वेग भी है, विस्थापन भी, त्वरण भी, जो है द्रव्यमान, ताप, लंबाई, सब ये सब क्या है? एक तरह का अदिश राशि है। देखिए सदिश राशि कौन कौन है? वेग हो गया, त्वरण हो गया, विस्थापन हो गया। जबकि सदिश राशि अदिश राशि कौन कौन है? द्रव्यमान हो गया, ताप हो गया, लंबाई हो गया, वजन हो गया, चाल हो गई, ये सब क्या अदिश राशि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप, एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और वो दिशा नहीं होती। निम्नलिखित कौन सा सदिश राशि है? कुल मिला के क्वेश्चन सदिश राशि आपसे पूछ रहा है। सदिश का मतलब होता है जिसमें वो आ जाए, तो इसमें वो आ गया तो यही सही हो गया, बाकी ये भी नहीं होगा, ये भी सब नहीं होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेक्टर मात्रा है? एक वेक्टर मात्रा, समय, ताप, दूरी और वेग, बताइए इसमें से कौन सा जो है वेक्टर मात्रा है? तो आपका वेग जो है वेक्टर, वेक्टर को ही सदिश राशि बोलते हैं। ठीक, वेक्टर को सदिश राशि बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? यानी कौन सा ऐसा जोड़ा है जिसकी जो है कि दिशा एक समान होती है? दिशा एक समान होती है। अगला क्वेश्चन आप देखिए इसमें, तो जो अदिश राशि होगी उसी में का होगा कुल मिला के, जो अदिश राशि होगी उसी का होगा कुल मिला के, जो है कि अदिश राशि होगी जो है कि उसी में का होगा कुल मिला के। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा आता है? इसमें पहला ऑप्शन है बल वेग, दूसरा बल त्वरण, तीसरा जो है कि बल विस्थापन और बल संवेग। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, बल त्वरण होता है। ठीक है, अगला देखिए, कुछ राशियों में भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशियों को क्या कहा जाता है? उसको सदिश राशि बोलेंगे। उसमें सोचने वाली बातें नहीं, जिसमें दोनों आ जाए उसको सदिश राशि। निम्नलिखित में किसमें दिशा और परिमाण दोनों है? जो सदिश राशि होगी उसमें होंगे। आज इसमें संवेग आ गया, देखिए इसमें संवेग आ गया। निम्नलिखित में से जैसे पूछ रहा है तो आप देखिए संवेग, द्रव्यमान और बाकी सब चीजें, दूरी वगैरह, चाल वगैरह बताई थी, सब अदिश राशि हैं। अब बाकी आपसे सदिश अगर पूछे तो आप बताएंगे कि संवेग जो है सदिश राशि। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए, निम्न में से अदिश राशि नहीं है, अदिश राशि इसमें से नहीं है, बताना अदिश राशि इनमें से नहीं है, निम्न में से अदिश राशि नहीं है। तो अदिश राशि नहीं यानी सदिश होगी। तो जैसे देखिए इसमें जो है कि बल हो गया, सदिश राशि हो गया, द्रव्यमान क्या अदिश राशि है, आयतन और लंबाई क्या आपका, तो आपसे अदिश राशि नहीं है पूछ रहा है। देखिए बल जो है सदिश राशि है, तो ये बल सदिश राशि ऑप्शन नंबर से, क्योंकि अदिश राशि नहीं है पूछ रहा है, यानी क्या होगा? वो सदिश राशि होगा। तो इसमें बाकी सब अदिश राशि दी हुई, जैसे ये आयतन हो गया अदिश राशि, ये गलत हो जाएगा। ये भी द्रव्यमान और लंबाई सारे अदिश राशि दिया हुआ है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? सारे अदिश राशि इसमें दिया हुआ है। ठीक है, सारे अदिश राशि इसमें दिया हुआ है, आप समझ पा रहे हैं? आप जो है समझ पा रहे हैं इसको, सारे अदिश राशि दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कार्य में क्या है? कार्य में क्या, कार्य के बारे में बताना है। कार्य बताइए क्या कार्य क्या है? कार्य में क्या होता है? कार्य में क्या होता है? कोई दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है। बिल्कुल सही आंसर, यही सही है। दिशा नहीं होती है इसमें, केवल परिमाण होता है कार्य में। कार्य क्या है? एक अदिश राशि है। अदिश राशि का पहला ही ऑप्शन आपको दिया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन अधिक काम कर सकता है? बताइए, एक घूमता हुआ पहिया, बंदूक की एक चलती हुई गोली, गतिशील पत्थर, एक उठाया गया हथौड़ा। तो आप बताएंगे इसमें से जो है कि कौन सा जो है कि अधिक काम कर सकता है? तो इसमें बंदूक से चली हुई गोली जो है कि सबसे अधिक काम करती है। बंदूक से चली हुई सबसे अधिक काम करती है, ज्यादा दूरी तक कवर करेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापन विस्थापित कर देता है, 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच का कोण बताइए। ठीक है, तो इसके लिए आप देखिए, आपको जो है कि हम आप बता रहे हैं क्वेश्चन आपको इसमें। देखिए अब इसको कैसे आप हल करेंगे? आपको दिया हुआ एफ बराबर क्या दिया हुआ? 20 न्यूटन दिया हुआ है। ठीक, और डिस्टेंस आपको दिया हुआ है डी बराबर 2 मीटर दिया हुआ है, और आपको क्या दिया? डब्ल्यू यानी कार्य बराबर क्या दिया? 20 जूल दिया हुआ है। ठीक, तो डब्ल्यू बराबर एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी कॉस थीटा, पढ़े होंगे ना?
डी का थीटा पढ़े होंगे, ठीक। तो बीच का विस्थापन कोण आपसे पूछ रहा है, यानी विस्थापन कोण, ये बीच का विस्थापन कोण ही होता है। डब्ल्यू बराबर आप 20 ले लेंगे और एफ का मान कितना हुआ, 20 न्यूटन आपका दिया हुआ है, डी का मान आपका 2 मीटर है और आपका कास थीटा हो गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे इसमें, अब आप इसमें क्या करेंगे कि 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 1/2 हो जाएगा, यानी कास थीटा बराबर 1/2। और 1/कास थीटा 2 का मान कब होता है, साइन एक थीटा, अगर साइन थीटा रहता तो 30 का मान होता है, लेकिन ये किसका है, कास थीटा बराबर कास 60 डिग्री का ये मान है, ठीक है। कास 60 डिग्री का मान है। अब कास कास दोनों इक्वल हो गए तो थीटा बराबर क्या आपका आ जाएगा, थीटा बराबर आपका आ जाएगा 60 डिग्री। और आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि 2 मीटर विस्थापन वाले कर दे तो 20 की न्यूटन का एक बल है, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर तक विस्थापित कर देता है, 20 जूल कार्य करता है, बल और विस्थापन के बीच का एंगल बताइए, तो आपका हो जाएगा 60 डिग्री। देख रहे हैं कैसे है 60 डिग्री। डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी कास थीटा होता है, ये वर्क वर्क का कार्य का जो है कार्य का फार्मूला होता है, कार्य इंटू कार्य बराबर होता है बल इंटू डिस्टेंस इंटू कास थीटा जो एंगल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पोर्ट जमीन में 12 केजी सामान उठाता है, उसे जो है कि जमीन से 1.5 मीटर ऊपर ऊपर अपने सिर पर रखता है तथा सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना। तो जब आप इसके लिए कार्य गणना करेंगे तो जानते हैं कार्य गणना क्या होगा, यहाँ पे कार्य की सीधे सीधे गणना हो जाएगा, वर्क अपन हो जाएगा बल इंटू दूरी हो जाएगा। तो बल इंटू दूरी हो जाएगा, तो बल बरा नहीं, कार्य किया गया कार्य क्या होगा, इसमें कार्य हो जाएगा, किया हो गया कार्य आपका हो जाएगा इसमें हो जाएगा आपका किया हुआ कार्य। डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एम जी, और हाइट भी लिया है तो मास उसका दिया हुआ आपका 12 केजी, जी बराबर आपका लेते हैं 9.8 ले लेंगे, या लगभग 10 भी ले सकते हैं, या आप इसको 10 ले लीजिए, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी थोड़ी सी, 10 ले लीजिए। अगुड़े एच का मान आपका दिया हुआ 1.5 मीटर, ये ऊपर उठा रहा है तो 1.5 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा आपका हो जाएगा 15 दूना के 30 और 15 का 15 और 3 18, 180 जूल आ गया। आपका कितना आ गया, आपका यहाँ आंसर आ गया सी, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक हवाई जहाज जो है 400 मीटर की दूरी तय करती है, यानी डिस्टेंस बराबर कितना है उसका, 4000 मीटर है। डब्ल्यू बराबर आपका 20,000 जूल है। तो बल का मान पूछ रहा है आपसे, बल का मान पूछ रहा है, तो सेम फार्मूला आप लगा सकते हैं बल का मान। तो सेम फार्मूला आप क्या लगा सकते हैं, सेम फार्मूला आप लगा सकते हैं डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी कास थीटा। तो कास अब अगर जीरो हो जाएगा, कास थीटा का मान जीरो हो जाएगा तो ये वैल्यू 1 हो जाती है, तो इसको हटा दीजिए। अब डब्ल्यू बराबर आप लगाएंगे एफ इंटू डी, एफ का मान आपसे पूछ रहा है, डब्ल्यू का मान आपका दिया हुआ है 20,000, 20,000 जूल दिया हुआ है, और डी का मान दिया हुआ आपका 4,000। तो 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा, यानी एफ बराबर आपका आ जाएगा 5 न्यूटन। एफ बराबर आपका क्या आ जाएगा, 5 न्यूटन। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 केजी, अगला क्वेश्चन आप देखिए, 1 केजी की वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तथा गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य होगा। तो जब ऊंचाई द्वारा जब उठाया जाता है 1 केजी का बल, तो कार्य बराबर क्या होता है, एम जी एच होता है ना। तो एम का मतलब हो गया आपका, एम कितना दिया हुआ आपका 1 केजी दिया हुआ, 1 केजी का मतलब 9.81 ले लिया गया, और एच कितना उठाया रहा, 10 मीटर तक ऊपर उठाया जा रहा है। तो 10 मीटर जब उठाया जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 98 जूल इस पर कार्य किया जा रहा है, 98 जूल इस पर कार्य किया जा रहा है। यदि विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो, तो विपरीत अगर होता है तो विपरीत कार्य ऋणात्मक होता है, ठीक है। अगर विस्थापन जो है बल की दिशा के विपरीत होता है तो उसकी एक तरह से क्या होता है, तो माइनस में आ जाता है, ठीक है। एक वस्तु को 10 मीटर तक उठाया जाता है और बल उसका किधर काम कर रहा है, मान लीजिए कि बल आपका किधर काम कर रहा है, अगर कोई चीज उठाई जाएगी तो बल उसका नीचे काम करेगा, उठाया जा रहा है तो ऊपर लिया जा रहा है, यानी फोर्स उसके विपरीत किया जा रहा है। तो एक तरह से विपरीत हो गया, तो ये जो कार्य जो होगा माइनस में हो जाएगा, माइनस में कार्य हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप इसका देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया, एक कुली जमीन से 20 केजी का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, 2 मीटर उसे अपने सिर पर रखता है तथा उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करना है आपको, बताइए क्या होगा। उसके द्वारा किए गए कार्य, तो कार्य बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बराबर एम जी एच होता है। एम का मान आपका 20 केजी, जी का मान आप 10 ले लीजिए,
और एच का मान 2 मीटर हो जाएगा। तो ये कुल मिला के कितना आ जाएगा, 400 जूल आ जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की गणना या कार्य की मात्रा बताइए। जब कोई वस्तु बल की दिशा में ही चलती है, यानी माइनस में नहीं होगा। आप देखिए बल की दिशा में ही चल रही है 1 मीटर की दूरी, और 1 न्यूटन के बल के साथ कर लिया, यानी एफ बराबर आपका 1 हो गया और डी बराबर आपका हो गया 1 हो गया। आपसे वर्क पूछ रहा है तो वर्क बराबर एफ इंटू डी या का थीटा होता है, तो 1 इंटू 1 बराबर 1 जूल हो जाएगा। ठीक है, 1 जूल आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर, ये जूल्स लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, इसके बाद जस्ट इसके बाद वाला क्वेश्चन, 10 किलोग्राम वजन यानी एम बराबर क्या दिया है, 10 केजी सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य। ठीक, तो खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य, तो देखिए इसमें क्या होता है, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ इंटू डी होता है। एफ इंटू डी का थीटा होता है। देखिए तो डब्ल्यू बराबर आपका हो जाएगा, एफ का मतलब 20 केजी है, डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी होता है तो 20 केजी हो जाएगा। और आपका डिस्टेंस वो जो है कि खड़ा ही है तो डिस्टेंस चल ही नहीं रहा है तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 जूल काम करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को 4 किलोग्राम की एक द्रव्यमान की एक वस्तु को क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से बढ़ती जा रही है। इसकी 10 मीटर यदि गति जो है 10 मीटर प्रति सेकेंड तक बढ़ाने के लिए इस पे किए गए कार्य की गणना कीजिए। ठीक है, तो आप इसके लिए देखिए क्या करना पड़ेगा आपको, आप पहले ट्राई करिए। क्या करेंगे ट्राई, आप देखिए पहले आपको क्या क्या दिया, आप यू लिखिए, एम बराबर आपका दिया है 4 केजी। ठीक, प्रारंभिक वेग आपका v1 दिया है आपका 5 मीटर पर सेकेंड, और आपका v2 दिया है आपका 10 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आपसे कोई पूछ ले, अगर पूछ ले कि अगर 5 से 10 मीटर बढ़ाने के लिए गतिज ऊर्जा क्या होता है, गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर होता है ना, एम बी स्क्वायर होता है, हाफ एम बी स्क्वायर गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। तो के बराबर जब हाफ एम बी स्क्वायर लगाएंगे तो एम का वैल्यू दिया हुआ आपका वी स्क्वायर में आपका इनिशियल और फाइनल दिया हुआ है, तो इनिशियल और फाइनल आपका दिया हुआ है तो v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या निकालेंगे, 1/2 अगुड़े एम का मतलब 4 अगुड़े आपका जो हो जाएगा, ये देखिए आपका हो जाएगा v1 का मतलब हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये दिया था ना, हाँ यही दिया है। तो आप ये कटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 दाम 100 और माइनस 25, यानी कुल मिला के 75 और गुड़े 2 यहाँ, गुड़े 2 यहाँ भी आ जाएगा के बराबर, तो के बराबर आपका हो जाएगा 150 के बराबर आपका हो जाएगा 150 जूल। ठीक है, यही आपका हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका कार्य। अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन आप देखिए 0.1 केजी 0.1 केजी 0.1 केजी 0.1 केजी द्रव्यमान के एक गेंद को स्थिर स्थिति में से गिराया जाता है। जब वह 2 मीटर की दूरी से गिरता है तो गुरुत्वाकर्षण बल लगने के कारण किया गया कार्य बताइए। ठीक, तो किया गया कार्य इसमें भी बताना है, तो जब इसमें भी आपको किया गया कार्य बताना है तो गेंद का द्रव्यमान एम बराबर क्या दिया हुआ आपको 0.1 केजी। ठीक, और गेंद द्वारा चली गई दूरी डी बराबर 2 मीटर और जी बराबर आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है, तो स्थिति कार्य डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, एम जी एच हो जाएगा। डब्ल्यू बराबर 0.1, जी का मतलब 9.8 अगुड़े एच का मतलब 2 मीटर, तो 2 8 16 को 6 और 2 9 18 19 वानी वानी हो जाएगा आपका 1.96 जूल हो जाएगा। आंसर आपका आ जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा इसका 1.9 जूल, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन आप देखिए, एक वस्तु को बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होता है तो उसका विस्थापन क्या होगा, उसका विस्थापन भी शून्य ही होता है एक हिसाब से, तब जाके जो है कि जैसे एफ इंटू डी होता है, डी का मान जब 0 होगा तभी जो है कि तभी जो है कि उस वस्तु द्वारा किया गया कार्य डब्ल्यू जो है कि 0 होगा, क्योंकि अब फोर्स तो कुछ ना कुछ रहता ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए, एक लड़का 120 न्यूटन का भार जो है कि
एक बक्स से 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता तथा उसके द्वारा किया गया कार्य बताइए। तो उसके द्वारा कार्य किया गया W बराबर क्या होता है, M × G × H। M का मतलब 120, चाहे F × D कर दीजिए तब वो हो जाएगा, MGH कर लीजिए, चाहे इसको जो है कि F × D कर लीजिए आप। तो F क्योंकि आपको फोर्स दिया हुआ था 100, F × D का मतलब 240 जूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? शक्ति, दाब, ऊर्जा या बल? तो आप कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं। कार्य करने की क्षमता को एनर्जी बोलते हैं। और इसी का अगर एसआई यूनिट आपसे पूछ ले ऊर्जा की, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? जूल होती है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? जूल होती है। कार्य की एसआई यूनिट जूल होती है, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए, यदि कार्य का मान जो धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है, उसका जो ऊर्जा ह्रास, उसका ऊर्जा ह्रास होती है नहीं, उसका मान शून्य होगा ये भी नहीं होगा, नियत रहेगा ये भी नहीं, उसकी जो है ऊर्जा में वृद्धि होती है। ये राइट आंसर है। अगर कार्य धनात्मक होता है, कार्य का मान धनात्मक होता है तो निकाय जो है कि कार्य करता है तो उसकी ऊर्जा क्या होती है? धन वृद्धि होती है उसकी ऊर्जा में। निम्नलिखित में से किसे जो है कोई कार्य नहीं किया जा सकता? निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जा सकता? बताइए किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता? कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम का भार लेकर खड़ा है। कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम का भार लेकर खड़ा है, ये तो बिल्कुल ये साला ये कार्य नहीं कर रहा होगा। ये कर रहा है, भार ले खड़ा है तो कुछ ना कुछ कार्य कर रहा होगा। निम्नलिखित में से किसे कोई कार्य नहीं किया जा सकता है? ठीक, सचिन 4 किलोमीटर चलता है, कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है। कुली किसी बस को किसी कार्य को एक वजन को लेकर जाता है, ये भी सही। अरुण मैदान में क्रिकेट खेल रहा है, तो खेलने को कार्य थोड़ी कहेंगे, खेलने को कार्य नहीं कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। खेलने को कार्य नहीं बोलेंगे, खेलना कोई कार्य थोड़ी होता है, खेलना तो खेलना होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन देखिए, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है तब बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है तब विस्थापन बल की दिशा में होता है, विस्थापन बल के लंबवत होता है। अगर धनात्मक कार्य होगा तो क्या होगा? सोचने वाली बात है। देखिए, धनात्मक कार्य होगा तो ऑप्शन नंबर तीसरा होगा आपका, क्या होगा? आरोपी बल से कोई जो है विस्थापन नहीं होगा, विस्थापन बल की विपरीत दिशा से होता है। तो आपका जो है कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? आप इसमें जो है कि आप आंसर देंगे तो इसका क्या आंसर देंगे? ए, आप आंसर देंगे बी, ए वाला आप देंगे इसमें कि विस्थापन बल की दिशा में होता है। ठीक है, विस्थापन बल की दिशा में तो बल द्वारा कार्य किया गया क्या होता है? धनात्मक होता है। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में आप देखे थे कि विस्थापन अगर जो है कि बल की दिशा के विपरीत होता है तो ऋणात्मक होता है, जिसमें आंसर आया था आपका 0.98 जूल आया था। ठीक है, तो उसी तरह इसमें जो है कि जिधर बल लगेगा उधर ही विस्थापन होगा तो धनात्मक कार्य होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण बताइए। कार्य शून्य होने वाली स्थिति में लगाएगा विस्थापन, यानी तब 90 डिग्री अगर होगा कोण, अगर होगा उसमें 90 डिग्री होगा, समझ रहे हैं? 90 डिग्री अगर होगा तो क्या होगा? आपका जो है कि विस्थापन होगा। समझ पा रहे हैं? आपका विस्थापन शून्य होगा, क्योंकि काश 90 का मान क्या होता है? काश 90 का मान 0 होता है, इसलिए जो है कि विस्थापन शून्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए, यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा? 90 डिग्री होगा। बिल्कुल टाइम नहीं लेना है इसमें। एक कुली 100 मीटर की दूरी 500 न्यूटन फोर्स के साथ उठाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य W बराबर क्या होता है? MGH या F × D कह सकते हैं, यह भी हो सकता है। W बराबर F × D भी हो सकता है। अगर 500 न्यूटन है और 100 मीटर है, 500 न्यूटन का भार उठाता है तथा 100 मीटर दूरी तक जो चलता है तो 100 मीटर का मतलब हो जाएगा 50,000 हो जाएगा। समझ रहे हैं? एक वस्तु जो है कि 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य 100 मीटर की दूरी तक, तो उसके द्वारा किया गया कार्य बताइए क्या होगा? उसके द्वारा किया गया कार्य, उसके द्वारा किया गया कार्य अगर आपसे जो है कि अगर उसमें जो है कि अगर इसमें और पॉइंट जोड़ लीजिए, कास थीटा जोड़ लीजिए, तो जब इसमें क्या हो जाएगा? 50,000 कास थीटा का मतलब 90 डिग्री है ऊपर उसके, तो कास 90 का मान 0 और 50,000 ये हो जाएगा। तो कुल मिला के ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है? निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है? एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल दे तो कार्य तो हो रहा है,
तो इसमें इसको नहीं देखेंगे। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, तो ये इसमें कार्य नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें थीटा का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। जैसे थीटा का मान 90 डिग्री हो जाए, कार्य काम खत्म हो जाएगा। सुमन एक पुल से तर रही है, कुछ ना कुछ काम कर रही है, सही है। एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है, भी सही है। एक इंजन काम कर रहा है, ट्रेन को खींच रहा है, 20 न्यूटन के बल। अगला देखिए, 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु द्वारा दिशा में 4 मीटर के मध्याह्न में विस्थापित है, तो किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर क्या होता है, F × D, यानी 20 × 4 = 80 जूल। 80 जूल ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाना चाहिए। 80 जूल में दिया है, तो इसमें क्या क्या मात्रक में चेंज किया हुआ, तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि 80 जूल होगा इसका। कार्य का मात्रक ऐसा मात्रक जूल होता है। एक मजदूर जो है 15 किलो का सामान लेकर उसे जो है 1 मीटर ऊपर रख के अपने सिर पर रखता है, तथा उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य गणना की जी बराबर इतना दिया हो, तो जी बराबर अगर दिया है तो डब्ल्यू बराबर mgh लगा देंगे। m का मतलब 15 kg, जी बराबर 10 ले लेना है, और आपका होता है 1 मीटर हो जाएगा, तो 15 दाम 150 जूल कार्य करेगा। वो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए। कार्य होता है यदि, कार्य क्या होता है, बल होता है, ऊर्जा होती है, घर्षण होता है, शक्ति होता है। तो कार्य एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। कार्य क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, ऊर्जा है। कार्य एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक, अगला क्वेश्चन आप देखिए। जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा जो है, बल की दिशा लंबवत हो, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। अगर देखिए तो इसमें क्या होगा, बल डब्ल्यू बराबर क्या लगा देंगे, F × D। कास थीटा और क्या दिया है, ये लंबवत यानी कास 90 दिया है, तो देखिए F × D हो जाएगा, और कास 90 का मान क्या हो जाएगा, कास 90 का मान 0 हो जाएगा, यानी 0 में किसी भी चीज का मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल मिला के 0 हो जाएगा, यानी कार्य क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। अगला देखिए, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। प्रयुक्त बल पर, वस्तु पर, विस्थापन पर, बल तथा विस्थापन के बीच के कोण पर। तो कोण पर निर्भर करेगा, विस्थापन पर भी निर्भर करेगा, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, वस्तु के द्रव्यमान पर नहीं निर्भर करेगा, इसमें जो है प्रयुक्त बल पर निर्भर करेगा। क्योंकि डब्ल्यू बराबर क्या होता है, F × D कास थीटा होता है। तो कास थीटा का मतलब इसके बीच में हो गया, डी फॉर विस्थापन में हो जाएगा, एफ लगा हुआ है, एफ किसके हो जाएगा, बल के हो गया। ये द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं करेगा। अगला कहते हैं, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है, तो आप बताएंगे वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन आप उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे दिया जाए, निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है, उठता हुआ हथौड़ा कौन अधिक कार्य कर सकता है। उठता हुआ हथौड़ा, एक चलती हुई गोली, और एक तेजी से आता हुआ पत्थर, एक घूमता हुआ पहिया। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी आंसर आ चुका है, चलती हुई गोली। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक 10 kg मजदूर समान भूमि पर जो है 1.2 मीटर के ऊपर जो है अपने सिर पर रखता था, उसके द्वारा समान पर किए गए कार्य गणना कीजिए। समान पर किए गए डब्ल्यू बराबर क्या होता है, F × D हो जाएगा। F × D हो जाएगा, सीधे F का मतलब हो जाएगा mgh हो जाएगा, बल्कि mgh हो जाएगा, M × D, क्योंकि समान पे पूछ रहा है तो mgh लगाएंगे। तो 10 × G का मतलब मान 10 हो जाएगा, और × H का मतलब 1.2 हो जाएगा, यानी कुल मिला के 120 जूल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख, कार्य कार्य डब्ल्यू बराबर क्या होता है, F × D होता है। ठीक, तो F × D होता है, यानी फोर्स होता है, यानी या mgh होता है, mgh भी कर सकते हैं। F × D का मतलब बल इंटू विस्थापन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप देखिए, इसमें क्या है, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 55 जूल है, उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन, विस्थापन बताइए। तो डब्ल्यू बराबर F × D। तो डब्ल्यू बराबर आपका क्या है, 56 दिया है, ये आपका F बराबर 7 दिया है, डी पूछ रहा है तो 7 बटे 56, यानी डी बराबर 8 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। अगला 10 न्यूटन का बल जो है किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर क्या होता है, बल की दिशा में। देखिए ये लिखा हुआ है, बल की दिशा में ही जो है कि विस्थापित हो रही है, तो ये हो जाएगा F × D। तो हो जाएगा आपका 5 × 10 कर लीजिए, यानी 50 जूल, यानी पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, क्योंकि बल की दिशा में करे, बल की दिशा के विपरीत करती तो माइनस में आप लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, कार्य डब्ल्यू बराबर किस पर निर्भर करता है, F × D पर है, mgh। देखिए किसी वस्तु पर किया गया कार्य mgh किस पर निर्भर करता है, यानी विस्थापन पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बिल्कुल सही, विस्थापन निर्भर करता है।
और दूसरा आप देखिए, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर निर्भर करता है, प्रयुक्त बल पर निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ये नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए, बी और सी किसमें सही है? ऑप्शन नंबर डी में सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। एफ बराबर 0, इसलिए कार्य बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी होता है। एफ अगर 0 हो जाएगा तो कार्य ऑलरेडी 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पोर्ट जमीन जो है 12 केजी सामान लेता है तथा उसे 1.5 मीटर के ऊपर रखकर अपने सिर पर समान कार्य की गणना कीजिए। तो कार्य गणना डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा? एम जी एच हो जाएगा। एम का मतलब 12 केजी, जी का मतलब 10 ले लेते हैं, और आपका 1.5 हो जाएगा, तो 15 दूना के 30 और 15 3 18 180, आपके 180 जूल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, एक जो है वस्तु जो है एक वस्तु पर 25 न्यूटन का जो है बल लग रहा है, तो वस्तु द्वारा जो है 5 मीटर हटाया जा रहा है, तो बल कार्य किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी। एफ का मतलब 25 न्यूटन और डी का मतलब 5 यानी 125 जूल। कार्य पूछ रहा है तो जूल में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कार्य जब पूछ रहा है तो जूल में आप जाएगा, आपका आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन और, जब कोई आदमी दीवार को धक्का देता है लेकिन इसके द्वारा विस्थापन में विफल रहता है, तो यह कार्य एक तरह का नहीं, बिल्कुल कार्य नहीं होता। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। कोई कार्य नहीं करेगा, क्योंकि उसमें विस्थापन ही नहीं होगा, तो डी का मान 0 हो जाएगा। तो कार्य होता है डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी, डी बराबर 0, यानी 0 का मतलब पूरा कार्य 0। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हैं? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और इसी के साथ जो है कि थैंक यू सो मच, हमारे चैनल में बने रहने के लिए आपको धन्यवाद। आज ही चैंपियन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और इसी तरह की यूजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जो है कि आपको तुरंत हमारी जानकारी मिलती रहे। आपको ऐसे ही आरआरबी से रिलेटेड नए नए क्वेश्चन, नए नए तरीके से और नई नई चीजें आपको मिलती रहे, जो कि आसान भाषा में भी हो और आपको समझ में भी आए और आपको उसका फायदा भी मिले। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।